नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे, पुत्र स्वर्गीय अशोक कुमार पांडे, ग्राम उदहीन बुजुर्ग, तहसील सिराथू, परगना कड़ा का निवासी हूँ। हम यहाँ के 152 गांव के पूर्ण रूप से ज़मींदार रहे और 352 गांव हमारे अधीन थे। दोस्तों नमस्कार, मैं इंद्र कुमार सिंह आज अपनी पैदल यात्रा के दौरान कौशाम्बी के एक ऐसे गांव में आया हूं जो ऐतिहासिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। कौशाम्बी जो कभी वत्स नगरी कहलाती थी, कौशाम्बी जो अवध प्रांत का एक ऐसा हिस्सा था जहाँ उस समय के राजा महाराजा को जो ज़मींदारों की तरफ से कर जाया करता था, उसमें सर्वश्रेष्ठ कर अवध प्रांत में कौशाम्बी जनपद का हुआ करता था। और इस महाजनपद से आज हम जहां बैठे हैं वहां 352 गांवों के एक जमींदार परिवार के बीच बैठे हैं, जिनकी कोठी आप देख रहे हैं और जिनके वर्तमान उत्तराधिकारी श्री अभिषेक पांडे जी से हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम इस परिवार का थोड़ा सा जिक्र करेंगे। संयुक्त प्रांत के इलाहाबाद जनपद का एक परगना है कड़ा परगना, वर्तमान में कौशाम्बी ज़िले में आता है। कौशाम्बी कड़े परगने का ही एक गांव है। गांव का नाम है उदहीन बुजुर्ग। जी हाँ, उदहीन बुजुर्ग वही गांव है जो इतिहास के पन्नों में वत्स नगरी के राजा उदयन के राज्यकाल में भी स्थापित रहा है। ये राजा उदयन का राजधानी तो नहीं रही, परंतु उनके समय में भी इस गांव का अस्तित्व रहा है, ऐसा पुराणों में भी मिल जाएगा। अब हम इस परिवार की जब बात करते हैं तो सबसे पहले इस परिवार के संस्थापक का नाम तो ज्ञात नहीं हो पाया। हमने बहुत पता करने की कोशिश की, लेकिन जो 4-5 पीढ़ियों का अंग्रेज़ों के समय से जो नाम मिला हमें, वो है रामबख्श पांडे जी का। श्री रामबख्श पांडे जी ने इस राज परिवार की स्थापना की, या कह सकते हैं इस जमींदार परिवार की स्थापना की। उनके बाद भैनोदीन श्री बाबू शिव सहाय जी, जिनको बिहारी लाल जी के नाम से भी जाना जाता है, उनके बाद यशाकाई, और आज भी लोगों की जुबान पर जो नाम तैरता है श्री महेश्वर सहाय जी। आज भी कौशाम्बी के कई गांवों में एक ही नाम सुनाई देता है, वो है श्री महेश्वर सहाय जी का। महेश्वर सहाय जी के दो पत्नियों के बीच में कोई भी पुत्र नहीं रहे। पुत्र न रहने के एक पत्नी श्री रामरथी कुंवर जी बहुत ही फेमस रही अपने समय में। श्रीमती गुर्जा कुंवर जी का भी वही स्थिति रही। दोनों अपने समय में बहुत ही चर्चित नाम रहे, परंतु वक्त कहिए, परिस्थितियां कहिए, या जो भी उस समय के हालात रहे, सिर्फ इसी परिवार का नहीं, आप इतिहास में देख सकते हैं कई परिवारों में वंश वृद्धि आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ, और वहाँ पर महेश्वर सहाय जी को बाबू इंद्र नारायण पांडे जी, जो बाद में उत्तराधिकारी भी रहे, उनको 1925 में गोद लिया गया। फिर वहाँ से इस राज परिवार का और अधिक विकास हुआ। उसके बाद संतोष कुमार पांडे जी, अशोक कुमार पांडे जी और उमेश कुमार पांडे जी, इन 3 लोगों का परिवार आगे बढ़ा, जिसमें अशोक कुमार पांडे जी की तरफ से अभिज्ञान पांडे जी और अभिषेक पांडे जी, और अभी हम बात कर रहे हैं अभिषेक पांडे जी से। राज साहब नमस्ते। हम आज बहुत पैदल चल करके अपने विषय के साथ, पर्यावरण और प्लास्टिक के विषय के साथ लोगों तक ये बात भी पहुंचाते हैं कि कैसे हमारे जो पुराने समय की संस्कृति रही वो कितनी विरासतपूर्ण रही, और कैसे एक ग्राम के उत्थान में उस समय जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में हमारे जमींदार, जागीरदार और राज परिवारों ने जो योगदान दिया, जिसको तमाम फिल्मों के हिसाब से नकारा दिखाया जाता है, परंतु एक ग्राम के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो मैंने
अध्ययन में भी देखा है और व्यवहारिक रूप में भी देखा है, क्योंकि आपके द्वारा ही गाँव को बसाया जाता था। गाँव में जनसंख्या नहीं हुआ करती थी, आप अनुदान के माध्यम से, किसी और माध्यम से गाँव बसाते थे, और जो राजा कर लगाते थे उस कर के प्रबंध के लिए भी आप लोग लगातार प्रयत्नशील रहते थे। थोड़ा बहुत सख्तियाँ करनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करनी पड़ती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं से भी किसी तरह की गलती की गई। तमाम आप लोगों ने नहरें बनवाई, कुएँ खुदवाए, तालाब खुदवाए, जो अभी मैं दिखाऊंगा भी, कई का तालाबों का अस्तित्व गांव में है। तालाब भी खुदवाए जहां तमाम नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं कि पानी नहीं पीने देते थे। अरे पानी नहीं पीने देंगे तो जियोगे कैसे भैया, कैसे जियोगे? अगर आप जीवित हो तो इसका प्रमाण है कि हमारे किसी भी जागीरदार ज़मींदार ने ऐसे अत्याचार नहीं किए हैं कि आपको पानी न मिले। आप कैसे भी भाई, कुछ था नहीं, कुएं और तालाब ही थे। आज के अत्याधुनिक संसाधन नहीं थे, नहरें, अरे बोरवेल तो थे ही नहीं, कुएं ही थे। तो इस वक्तव्य में हम आपसे कुछ पुराने पल याद करना चाहेंगे। आपके पास तमाम ऐसी यादगार चीज़ें होंगी जिससे लोगों को बताया जा सके कि एक परिवार, एक ज़मींदार परिवार किन किन मुसीबतों को झेल करके भी गाँव के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील रहा है। जी नमस्कार। पहले तो मेरे सभी आपके श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय निकाला हमसे बात करने के लिए, और आज हमारे इस प्रांगण में आप बैठे हुए हैं और अपना कीमती समय इस पे जो है दे रहे हैं। जैसा कि आपने कहा जी, ज़रूर ज़मींदारों की जो छवि दिखाई जाती थी, छवि वैसी है नहीं, जिसका मैं बाकी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ अपने परिवार के बारे में अवश्य कह सकता हूँ, हमारे पूर्वजों के बारे में कह सकता हूँ। और वो बाद में आपको आपके ही इसी कार्यक्रम में जो आप बाकी और गांव के बुजुर्गों से और साथियों से मिलेंगे तो आपको उसके बारे में पता भी चलेगा। जी, मुझे बहुत जगह श्री महेश्वर सहाय जी का नाम बहुत ही आदरपूर्वक सुनाई दिया है। जी, तो हमारा परिवार का जो जितनी मुझे मालूमात है, हम भी ऐसा है कि जैसे शुरू से ही गांव से दूर ही रहे, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में हमको हमेशा ही रखा गया कि हम बाहर रह करके पढ़ाई लिखाई करें, और वो पढ़ाई लिखाई करी हमने। मैंने विदेशों में नौकरी भी करी, देश में करी, और कोरोना के बाद जो है मुझे लगा कि नहीं, एक ऐसा समय आ गया है कि जहाँ पे आप पैसा तो खूब कमा लोगे, लेकिन नाम जो आपका है वो मिटता चला जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी परिवेश को ध्यान में रखते हुए मैंने कोरोना के बाद अपनी कॉरपोरेट लाइफ छोड़ करके और गांव में आकर के बस गया हूं। गांव के लोगों के बीच बसा हुआ हूं। गांव के लोगों के उद्धार के लिए क्या कर सकता हूं, क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना, क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को कैसे निदान पहुंचाना, हाँ, अपने समाज सेवा के थ्रू उसको जो है पूर्ण करने की कोशिश करता हूं, जहां भी लोगों का जिस तरह से मैं मदद कर सकूं। पूर्व में यही काम हमारे पूर्वजों के द्वारा भी किया गया, जो कि आप ये गांव देख रहे हैं, इस गांव को पूरी तरह से बसाने में हमारे पूर्वजों का, यही नहीं, आपने जैसे कहा 352 गांव, 352 गांव में 152 गांव का हमारे पास पूर्ण अधिकार था। बाकी जगह से तो हमारा लगान आता था, बाकी 152 गांव में हमारा पूर्ण अधिकार था, जहां पे हमारी ज़मीनें आज भी कुछ अवशेषों में हैं। दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि 152 गाँव में आप स्वयं देखरेख करते थे और बाकी 200 गाँवों को अन्य जमींदारों के माध्यम से लगान वसूल करके उस समय के राजा महाराजा या अंग्रेजी सरकार को कर देने का जो कार्य था वो आपके द्वारा किया जाता था। वो 200 गाँव के जमींदार भी आपको ही लाके लगान सौंपते थे। जी, तो आपने इसको जो है पूरा संक्षेप में बता दिया है। तो पूरे क्षेत्र को ही आगे बढ़ाने में, जैसे हमारे आप गांव में विट्ठल भाई पटेल आज क्षेत्र का बहुत बड़ा विद्यालय है, उसकी ज़मीन जो है वो हमारे परिवार के द्वारा ही दान की गई हुई ज़मीन है, जहाँ पे आज वो विद्यालय बना हुआ है। विट्ठल भाई पटेल को एक बार हम रोकेंगे। विट्ठल भाई पटेल वही ना जो हमारे सरदार पटेल के भाई साहब? नहीं, वो विट्ठल भाई पटेल यहाँ पे एक समाज सेवा वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में भी रहे हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई में रहे हैं। वो 1857 या 1857 नहीं, उसके बाद में तो मतलब स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो यहीं बगल में ही गांव है उदयन, उसको छोटी उदयन कहते हैं। अच्छा, वहीं के उनका वो है स्थान, और तो उनके ही उसमें जो है स्मृति में वो विद्यालय स्थापित हुआ। कल मैं ज़रूर जाऊंगा। तो ऐसे ही अनेकों उदाहरण आपके पास, मतलब आप लोगों से मिलेंगे, आपको खुद ही मैं क्या
उसके अंदर मैं बोलूँ, बट हाँ, ज़मींदारों की जो छवि आपने कहा दिखाई गई, वो वाकई में वैसी नहीं है जैसी दिखाई जाती है। और सब ने जो है क्षेत्र के अपने लोगों के उद्धार के लिए ही काम किया है, उनका मूल मकसद ही यही होता था। और हमारे पिताजी भी बहुत बड़े समाज सेवी थे, वो आज करीब 22 साल हो गए उनके गुजरे हुए, और उन्होंने भी क्षेत्र के लिए बहुत काम किया, क्षेत्र के लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए। सभी गाँवों में तालाब खुदवाए। हाँ, अब आज की डेट में आप गांव में हमारे 46 तालाब हैं। सिर्फ उदयन उदयन गाँव उदयन में। बुजुर्ग गांव के अंदर में 46 तालाब हैं। हाँ, अब उनकी देख रेख, उनकी अब जिम्मेदारी तो गांव के जो प्रधान होते हैं और गांव के जो प्रशासन की तरफ से है, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन पूर्वजों द्वारा ऐसा हमारे जो है व्यवस्था स्थापित की गई कि जिससे कि गांव के लोगों को जल की, पशुओं को, लोगों को जल, कई कुएं, कम से कम नहीं तो 10 कुएं तो मेरी जानकारी में हैं कि जो गांव में थे। आज की डेट में नहीं है, जल स्तर नीचे चला गया है, सूख गए हैं सब, लेकिन ऐसा थी व्यवस्था ऐसी। मैं सिराथू के कई गांवों में जा चुका हूं, जहां महेश्वर सहाय जी का नाम आज भी बड़े आदर से लिया जाता है, और वहां पर तालाब और कुएं, इवन सिराथू का जो आज अंबेडकर पार्क है, वो तालाब भी आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा ही बनवाया गया था, और बहुत बड़ा तालाब है। मैंने एक वीडियो डाला भी है उसका। हाँ, हमारे गांव में भी एक तालाब है। अब इसको हमारा मंदिर भी है, करीब बहुत ही प्राचीन मंदिर है, मेरी याद में, मुझे जितना ज्ञात है 300 साल से ऊपर का मंदिर है। और राम लक्ष्मण मुतवल्ली नाम से उसका ट्रस्ट है, जिसके तहत वो मंदिर आता है। और उसी से उत्तर की तरफ में हमारा एक तालाब है, जिसको रौतन के नाम से वो प्रसिद्ध है प्राचीन समय से, और अब उसको राम लक्ष्मण का नाम दिया गया, राम लक्ष्मण तालाब का नाम दिया गया है, जिसे मेरे द्वारा वो आगे ले जा कर के सरकार से, प्रशासन से उसको अमृत सरोवर में उसका सम्मिलित हुआ वो, जिसके लिए आज की तारीख में 24,92,000 का अनुदान, मतलब राशि स्वीकृत है, जिसमें से 12,14,000 लेबर का है और 12,78,000 रुपये मटेरियल के लिए है, जिसमें बेंचें लगनी हैं और इंटरलॉकिंग के चारों तरफ इंटरलॉकिंग होनी है, वृक्षारोपण होना है, उसको 3 स्टेप्स में खुदाई होकर के उसमें जल का भराव होना है। इसके लिए सरकार ने, प्रशासन ने स्वीकृत किया हुआ है वो धनराशि। आज भी काम अधूरा है, 2.5 साल से काम अधूरा पड़ा हुआ है, काम संपन्न नहीं हुआ है, जिसकी अभी मैंने पिछले हफ्ते ही शिकायत करी है जा कर के, जो आगे उसको ध्यान में लिया जाए, उसको पूर्ण कराया जाए। तो ऐसे ही कई व्यवस्थाएं हैं। जैसे अब मेरा मकसद वापस आने का यहाँ, जो मैंने आपसे बताया कि गाँव के उत्थान के लिए, क्षेत्र के उद्धार के, मतलब लोगों को कैसे यहाँ पे रोज़गार पैदा किया जा सके, जो मैंने अपने इस करियर में, अपने कार्य जीवन में अभी तक सीखा है, देश विदेश के अंदर से, उनका मैं क्या यहाँ पे सहभागिता कर सकता हूँ कि जिससे कि लोगों का उद्धार हो सके, लोगों की जीविका में अच्छाई आ सके। जी, तो थोड़ा बढ़ाया जा सके। जी, तो उसी के उसमें आज मेरा एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, जिसका नाम है ऑरा एसेंड। ऑरा एसेंड मैंने कंपनी का नाम दिया हुआ है, और इसका मेन मकसद होगा स्पिरिचुअल टूरिज़्म एंड वेलनेस सेंटर, मतलब आध्यात्मिक, क्योंकि कौशाम्बी एक आज ऐसी जगह पे है जहाँ से हम चाहे वाराणसी की बात करें, चित्रकूट की बात करें, प्रयागराज की बात करें, अयोध्या की बात करें, 2.5 से 3 घंटे के अंदर हम पहुँच सकते हैं। और कौशाम्बी स्वयं बुद्धिज़्म का, जहाँ से गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा दीक्षा जो है, लर्निंग शुरू करी थी, कौशाम्बी वो धरती है। तो उसी को लेकर के, उसी को अपना केंद्र बिंदु बना करके, ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं इसको आगे लेकर के जाऊँ, अपने इस हवेली को जो हेरिटेज के उसमें इसको डेवलप करूँ, और देश के ही नहीं, विदेशों से भी लोगों को यहाँ पर आने का मौका मिले और कौशाम्बी को जानने का मौका मिले, और साथ ही साथ कौशाम्बी के इर्द गिर्द जिन भी जिलों का मैंने नाम से जिक्र किया है, उन सब के अंदर के आध्यात्मिक और पौराणिक जगहों पे भ्रमण करने का भी मौका मिले। तो एक उद्देश्य मेरा ये है कि इसी तरह से इस क्षेत्र का जो है टूरिज़्म के अंदर में एक इसको बढ़ावा दिया जाए।
ये बहुत अच्छा प्रयास है आपका, क्योंकि आज तमाम महल खंडहर में बदल गए हैं और आपका भी माहौल लगभग दोस्तों ये महल साधारण नहीं था। जैसा आप अभी चित्र में देख रहे हैं, ऐसे 3 प्रांगण हैं थे, जिसमें 2 प्रांगण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। केवल एक प्रांगण, ये जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये एक प्रांगण ही बचा हुआ है। तो इसको हेरिटेज, ये बहुत ऐतिहासिक है। 300 साल तो भैया कह रहे हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि जो पुरानी हवेली थी वो 500-600 साल पुरानी है, और ये वर्तमान में जहाँ बैठे हैं ये 100 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। जी, आपका अनुमान लगभग एकदम सटीक है, मैं कहूँगा। हाँ हाँ, इससे पुराने वाले भी जो महल है, मैंने आपके साथ में उसकी फ़ोटो शेयर करी हुई है। मैं इस तो वीडियो में पुरानी हवेली के भी चित्र संलग्न कर रहा हूँ, जरूर देखिए। तो लगभग इतना जो है मेरे अपने उसमें जो है ज्ञात जो उसमें है कि इतना तो लगभग इतिहास पुराना है ही है। और बस बाकी यही है कि अब पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे और हम उनकी जो है विरासत को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हम रहें। जानना चाहेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने दोआबा में हम लोग आते हैं, कौशाम्बी दोआबा में आता है, बहुत अधिक कर वसूला है। तो किस तरीके से कर वसूलने का उनका तरीका रहा, वो क्या खेती कराते रहे, इसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख अगर आप कर दें, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहीं कहीं हमारी तमाम व्यवस्थाओं को चौपट करके नशे के ही आदी बनाने है, ये पूरा प्रमाण है। अब आप तो ठीक है, आपकी रिसर्च भी है उस बारे में, मैं उसमें थोड़ा सा जो है अपना जानकारी के हिसाब से प्रकाश डाल सकता हूँ कि अब जैसे हमारे यहाँ ही, क्योंकि चाहे राजा हो चाहे ज़मींदार हो, हुकूमत तो अंग्रेज़ों की ही थी। हाँ, तो हमारे यहाँ पे हमारे महल के चारों तरफ इर्द गिर्द जो है उस समय पे अफ़ीम की खेती करी जाती थी, ओपीएम। और ऐसा एक समय आता था, 1 महीना जब उसको कटाई होनी होती थी, तो रानी विक्टोरिया खुद यहाँ पर रहती थी 1 महीने के लिए, और उसकी कटाई हार्वेस्टिंग के टाइम पे वो खुद यहाँ रहती थी। और हमारे ही जो आपने पुराने वाले महल की बात करी है, उस समय की बात है वो, तो वो रह करके उनकी देख रेख में वो सब काम चलता था। बाकी और जो कर था, अब कर के मामले में जो मेरे पास में स्वयं का रिकॉर्ड है वो ये है कि हम 1919 में हम 77,000 का कर अंग्रेज सरकार को दिया करते थे। 1919 समझिए, 1919 जहाँ आज़ाद भारत के पास ही केवल कुछ करोड़ रुपए ही थे, वहाँ 77,000 रुपये, वो भी सोने चांदी के सिक्के। अभी सोने चांदी मतलब ये आभूषणों में ही दिया जाता था। मेरा ख्याल है चांदी के सिक्के रहे होंगे, 77,000 चांदी के सिक्के केवल कौशाम्बी से दिए जाते थे। आप समझ लीजिए दोआबा कैसी भूमि थी, और उसमें भी अंग्रेज़ ये खेती नहीं कराते थे कि आपको समझ रहे हैं कि साधारण खेती कराते थे। अंग्रेज़ पूरे भारत में कहीं नील और कहीं अफीम की खेती कराते थे। उसमें कड़ा परगना था, कड़ा परगना में स्पेशली वो अफीम की ही खेती कराते थे। उसका एक रीज़न ये है क्योंकि दोआबा की मिट्टी जो है इतनी उपजाऊ मिट्टी है। दोआबा की मिट्टी, क्योंकि एक तरफ आपके गंगा है और दूसरी तरफ आपके यमुना है, बीच में दोआबा है जी। दोआबा की मिट्टी में कुछ भी पैदा किया जा सकता है, ये इस जगह की खासियत है। इसीलिए यहाँ पे जो है अंग्रेज़ों का मेन फोकस जो होता था कि ये खास करके ओपीएम की खेती को लेकर के इसको जो है उन्होंने काफ़ी इस जगह को सेंट्रलाइज कर रखा था, एक तरह से आप कह सकते हैं केंद्रित कर रखा था। मुस्लिमों के समय की कोई यादें तो कोई होंगी नहीं, तो वो इधर नहीं जाते थे। मुस्लिम बाजरा जोंधरी ये सब डलवाते थे। नहीं, उतना तो हमें अभी इस बारे में कोई मेरा वो नहीं, मुस्लिमों को कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। सही बात। इसलिए हमारे जो बाबा थे, श्री बाबू इंद्र नारायण पांडे जी, वो हमारे पिताजी जब 12 वर्ष के थे तभी वो गुजर चुके थे। तो जो एक पुराना इतिहास आप जानते हो पुराने जो, क्योंकि वो और भी उनसे पीछे के जुड़े हुए थे, तो वो लिंक कहीं हमारा जो है ना टूट गया। फिर बाद में हम लोग भी क्योंकि हुए, और उस समय में 80 का दशक जो था या 70 का लेट 70 का दशक जो आया, उसमें सरकारों का, आप इमरजेंसी की बात की, ठीक बात है ये, हाँ, ज़मींदारी पूरी उन्मूलन कर दी गई। ज़मींदारी उन्मूलन कर दी गई इमरजेंसी के बाद। तो उस समय पे सबका यही होता था कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, इसमें कुछ नहीं रखा है इस चीज़ों में, ये यहाँ पे खेती बाड़ी और ये सब चीज़ जो है इसमें कुछ रखा नहीं, आप पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़िए।
तो हम लोग शुरू से ही जो है फिर उसके बाद प्रयागराज मेरी पढ़ाई पूरी बॉयज़ हाई स्कूल इलाहाबाद से हुई है।